घाटशिला में उपचुनाव को लेकर बैठक आयोजित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की बैठक, पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। बोकारो दौरे पर विधानसभा की याचिका समिति सभापति उदयशंकर सिंह की अध्यक्षता में बैठक में जुड़ेगी याचिकाओं पर की गई समीक्षा। रांची में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की बैठक में दिए गए कई सुझाव, सभी को बेहतर कार्य करने के दिशा निर्देश। नवंबर में ब्लॉक स्तर पर दी जाएगी ट्रेनिंग। सरायकेला में डीसी ने किया तसर सिल्क उद्योग का निरीक्षण। नीतीश कुमार सिंह ने कपड़ा बुनाई विपणन व्यवस्था की ली जानकारी। आमदा सिल्क पार्क चालू करने के निर्देश। असम की आईडी से बनाया जा रहा फर्जी आधार कार्ड, जाली कागजातों से आधार कार्ड बनाने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के घाटशिला उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि घाटशिला में प्रत्येक बूथ मॉडल बूथ के रूप में कार्य करें और मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मतदान के लिए सभी एशियाड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित रखने की बात कही है। मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन कार्य में 0 एरर के साथ में कार्य करना है। मतदान के लिए प्रत्येक बिंदुओं पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत नियमावली बनाए गए हैं और हर कार्य के लिए मॉड्यूल एसओपी बने हुए हैं। सभी पदाधिकारी अपने कार्यों के संपादन के लिए इन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। घाटशिला में उपचुनाव होना था, उसका संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा में यहाँ पर तैयारी मोटा मोटी आज का स्टेट में क्या करना था वो पूरा तरह से तैयारी है। कुछ कमी देखा गया, उसका हम लोगों को करेक्शन करने के लिए बोला गया था। वो पूरा तरह से एक सुरक्षित पारदर्शी की तरफ से मतदान करने के लिए यहाँ का घाटशिला का एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सिंहभूम तैयार है। झारखंड विधानसभा की याचिका समिति बोकारो द्वारा दौरे पर है और साथ ही बोकारो सर्किट हाउस में सभापति उदयशंकर सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्य ममता देवी, नागेंद्र महतो, तिवारी महतो मौजूद रहे और इस दौरान जिले की याचिकाओं पर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान समिति विभाग के द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर संतुष्ट भी नजर आई। सीसीएल क्षेत्र में बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट मांगा गया। वहीं सड़क निर्माण अधूरा रहने पर सरकार के द्वारा फंड नहीं मिलने की जानकारी विभाग के द्वारा दी गई है। सभापति उदयशंकर सिंह ने कहा कि जो भी याचिका जिले में थी वह पूरी हो चुकी हैं। कई याचिका पुरानी थी, इसका समाधान हो चुका है। सदस्य ममता देवी ने बताया कि सीसीएल क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इस पर चर्चा की गई है। देखिए, जो याचिकाएं हम लोगों को मिलती हैं वो तो कोई शिकायत रहती है तभी, लेकिन लोगों ने सही जवाब दिया। और चूंकि कंप्लेन तो पुराने रहते हैं तो बहुत सारे रिप्लाई थे जिसमें कि डिपार्टमेंटल जो वर्क है वो हो चुका है, तो उसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे सब मिला जुला के संतोषप्रद था। गाडवाल के मामले थे वो पंचायत समिति के फंड से कर दिया गया। यहाँ पर कई ऐसे कंपनीज हैं जहां पर ये इश्यूज आ रहे थे कि उन लोगों ने पुनर्वास नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया, तो इस तरह की थी। तो सभी लोगों ने रिपोर्ट दिए हैं। कई जगह पर था कि जैसे बिजली की समस्या थी, सीसीएल से क्षेत्र यहाँ पे भी है और सीसीएल का जो रेडियंस होता है कि भाई 10 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर है, आप वहां पर जो सुविधाएं आपको देने का है, या वो बिजली है, स्वास्थ्य है या पेयजल है, तो बिजली को लेकर के स्पेशली वहां पर एक प्रश्न आया हुआ था जिसको लेकर के रिपोर्ट मांगा गया है। किसी रांची शहर नागरिक मंच और भूतपूर्व पार्षदों द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। रांची शहर नागरिक मंच के संयोजक अमृतेश पाठक ने कहा कि रांची शहर समेत राज्य के सभी नगर निकायों का चुनाव 2023 के बाद से ही राज्य सरकार ने जानबूझकर लटका रखा है। इस बीच में राज्य को 7,000
करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हो गया है। रांची वासियों को अपना प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा, जिससे छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम के अधिकारियों के पास कई दिनों का तक चक्कर भी लगाना पड़ता है। वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद नकुल तिर्की ने बताया कि जनता अब भी अपना समस्या लेकर हमारे पास आते हैं, जबकि मेरे पास कोई भी अधिकार और फंड नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत में देश की जनता को मिलने वाली सूचनाओं पर संशोधनों के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बताते चले कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली 12 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, ताकि आम लोगों को पहुंच सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी तक हो सके और शासन व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेही बन सके। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 2019 में किए गए संशोधन ने इस स्वतंत्रता को कमजोर किया है और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूरदर्शी नेतृत्व वाली श्रीमती सोनिया गांधी के प्रयास से जो आरटीआई सूचना का अधिकार कानून बना था, उसके 20 वर्ष पूरे हो गए। जिस उद्देश्य को लेकर, यानी स्वच्छ और सुशासन प्रदान करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ एक साधारण से साधारण व्यक्ति आरटीआई के माध्यम से 10 रुपया देकर कहीं से अपनी सूचना प्राप्त कर सकता था, और जो गरीब व्यक्ति होते थे, कमजोर वर्ग के लोग, बीपीएल के लोग होते थे, उन्हें पैसे की भी 10 रुपया भी देना नहीं पड़ता था। ये कानून सूचना का अधिकार यूपीए गवर्नमेंट में आया, लेकिन केंद्र की सरकार एक नया कानून संशोधन ला करके इसको और कमजोर कर दिया गया। वह कानून है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम। इसकी धारा 44/3, इसमें संशोधन करने के बाद जो व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा थी, उसका दायरा बढ़ा दिया गया। हाल ही में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और जिसके बाद में उन्हें अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य प्रदर्शन करने के लिए उन्हें अगले 1 महीने में पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया। नवंबर में ब्लॉक स्तर में ट्रेनिंग दी जाएगी। हर एक जिले हैं जिसमें जिला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही आलाकमान के मुताबिक जो कांग्रेस के दिशा निर्देश का पालन नहीं करेगा, सोशल मीडिया या फिर मीडिया में जाकर अनर्गल बयान देगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो भी जिला अध्यक्ष से नाराज लंबे समय से चल रहे हैं, वो लोग आकर बात कर सकते हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष बैठक में तमाम सुझाव जो हैं वो दिए जा रहे हैं और सभी को बेहतर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। नवंबर में ब्लॉक स्तर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और हाल ही में आपको यह भी बताते चले कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद में उन्हें अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए अगले 1 महीने में पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। जहां भी हम लोग प्रोग्राम में गए, संभावना क्षेत्र में हमारे संप्रभारी जी, हमारे प्रभारी जी कई जगहों पर गए और विभिन्न जगहों से हमारे कुछ लोग साथी आए, लेकिन जहां जिनकी नियुक्ति हुई वहां उनके समर्थन में भी काफी लोग आए कई जगहों से। तो ये सारे बातों को जहां जिस तरह की बातें हैं, हम लोग सारी चीज को कर रहे हैं, संविधान में लिखते हुए प्रभारी महोदय से हम लोग ये करेंगे और आलाकमान को हम लोग हमारे का काम करेंगे। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, वो मीटिंग में नेक्स्ट 3-4 महीने में कौन सा मुद्दे पर जिला कांग्रेस कमेटी फोकस करना, ये सभी मुद्दे पर बात हुआ। हर एक जिले में
वोट चोरी गली चोर के हस्ताक्षर अभियान बहुत एक्टिवली करने के लिए स्पष्ट रूप से हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर्स को हम दिया। हर एक पंचायती में 2 पंचायती जिसमें हमारा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमिटी गठित हुआ, वो पंचायती जाके ग्राम सभा मीटिंग में सभी को इस मुद्दे पर बात करके सिग्नेचर्स कैंपेन करना और उसके साथ हमारा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमिटी झारखंड में 75% पंचायती इसमें गठित हुआ। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने खरसवा और आमदा क्षेत्र में तसर सिल्क उद्योग की कई गतिविधियों का निरीक्षण किया। आपको बताते चलें कि उन्होंने तसर कोसा की खेती, सूत कताई और कपड़ा बुनाई और विपणन व्यवस्था की जानकारी ली। डीसी ने अधूरे पड़े आमदा सिल्क पार्क को शीघ्र पूरा कर चालू करने का निर्देश देते हुए उद्योग विभाग को डीपीआर तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पार्क के शुरू होने से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और झारक्राफ्ट संचालित सीएफसी में सूत कताई कर रही महिलाओं ने पुरानी मशीनों से दिक्कत की बात कही, जिस पर डीसी ने नए और आधुनिक मशीन उपलब्ध कराने और साथ ही नए सीएफसी खोलने का भरोसा भी दिया है। उन्होंने अधिकारियों को तसर उत्पादन बढ़ाने के लिए अर्जुन के पेड़ों के अधिक रोपण, प्रशिक्षण और विपणन नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बीडीओ प्रधान माझी, सीओ कप्तान सिंह को, एडीआई रविशंकर प्रसाद, पीपीओ नीतीश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आज हम जो हमारा सिल्क का जो है कुकुन का प्रोडक्शन हो रहा है, इस पूरे प्रक्रिया को समझने के लिए पूरे प्रक्रिया पूरे हमारे प्रखंडों में जिले में क्या क्या कार्रवाई हो रही है इस संदर्भ में इसकी जानकारी के लिए यहाँ पे आज हम लोग आए। यहाँ से भी आगे हम लोग टेक्सटाइल पार्क भी जाएंगे, खादी पार्क भी जाएंगे और कुछ किसानों से मिलेंगे जो डिसेंट्रलाइज होने को कम्युनिटी का काम कर रहे हैं और इसमें देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं सरकार की तरफ से और क्या सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि ये जो हमारा सेटअप है ये पोटेंशियल पे काम करता है। जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद ने फतेहपुर प्रखंड सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया। इस अवसर पर कई पंचायतों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी हैं। जनता की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवेदन की प्रतियां दी हैं और त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर एक आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाएगा ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके। जनता दरबार में कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कई योजनाएं और समस्याओं से जुड़े मुद्दे शामिल थे। प्राप्त आवेदन में आबुआ आवास योजना से संबंधित 2 और प्रधानमंत्री आवास योजना का 1, सर्वजन पेंशन योजना के 3, मैया सम्मान योजना के 6, राशन कार्ड से जुड़े 3 और बिजली विभाग से संबंधित 2, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का 1, सड़क और पोखरिया निर्माण से जुड़ा 1, आबुआ आवास योजना अंतर्गत इजमाल जमीन विवाद पर और झाड़ सेवा से संबंधित और जिला परिषद द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन से जुड़ा 1 आवेदन शामिल था। जनता दरबार में उपायुक्त के साथ साथ डीडीसी निरंजन कुमार, सिविल सर्जन आनंद मोहन सोरेन, बीडीओ प्रेम कुमार दास और कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। लोगों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। फतेहपुर में कैंप कार्यालय लगाया गया था। प्रखंड कार्यालय में कैंप कार्यालय के दौरान कुछ लोग आए, अपनी शिकायतों को हमारे समक्ष रखा। ज्यादातर समस्याएं पेंशन से संबंधित थी, मैया योजना सम्मान राशि के नाम लेने से संबंधित थी। एक बालक का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था, इससे संबंधित थी और कुछ जमीन विवाद के मामले थे, कुछ अगुआ आवास की राशि किसके रूप में नहीं प्राप्त हो पाई थी, इससे संबंधित मामले थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन द्वारा मनाए जा रहे प्रतिरोध सप्ताह के तहत हिंसक घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में नक्सलियों ने शनिवार रात और रविवार को अहले सुबह जराईकेला थाना क्षेत्र के
कोलबोगा गांव में एक एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले कर क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। इससे पूर्व शुक्रवार को नक्सलियों द्वारा किए गए 4 विस्फोटों में एक हेड कांस्टेबल महेंद्र लस्कर शहीद हो गए, जबकि 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को शनिवार को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मालूम हो कि नक्सली संगठन इस सप्ताह प्रतिरोध सप्ताह के रूप में मना रहा है और इसके तहत में वे सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मोबाइल नेटवर्क को बाधित करने के उद्देश्य से एयरटेल टावर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ बल ने क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। इस घटना के बाद क्षेत्र में संचार सेवाएं बाधित हो गई हैं और जनता में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। चांडिल प्रखंड के दलमा वन क्षेत्र मकुला कोचा में हथनी रंजनी के लिए नया शेड और जर्मन शेफर्ड बॉबी के लिए एफडीए योजना अंतर्गत निर्मित केनल और मल्टी म्यूजियम कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया गया और साथ ही हाथियों के ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए तैयार किए गए अबुआ हाथी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पीसीसीएफ परितोष उपाध्याय और सीसीएफ एसआर नटेशा ने संयुक्त रूप से किया और इस मौके पर दलमा डीएफओ सबा आलम अंसारी, रेंजर दिनेश चंद्रा और अपर्णा चंद्रा सहित कई वन अधिकारी मौजूद रहे। पीसीसीएफ परितोष उपाध्याय ने बताया कि अबुआ हाथी ऐप हाथियों की निगरानी और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण हाथियों की गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जो सिंहभूम क्षेत्र है वो गज आरक्षित क्षेत्र है और आप सभी को मालूम है कि हाथी मानव द्वंद की समस्या से हम लोग काफी दिनों से जूझ रहे हैं और इसी के मतलब जितनी भी तकलीफें या हो रही है हाथी मानव द्वंद की वजह से, उससे निपटने के लिए हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम अबुआ हाथी है। अबुआ हाथी से ये फायदा होगा कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड और ग्रामीण लोग जहाँ भी अगर हाथी है तो वह एंट्री उसमें कर देंगे ऐप में, जिसकी वजह से लोगों के पास, ग्रामीणों के पास एसएमएस और कॉल के माध्यम से उनको सूचना पहले से प्राप्त हो जाएगी और वो सजग हो जाएंगे। आगामी छठ पर्व को लेकर धनबाद नगर निगम ने साफ सफाई अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। शहर के कई वार्डों के तालाबों, नदी घाटों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को छठ पूजा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। लोको टैंक, पंपू तालाब और मनई टांड समेत अन्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सफाई कार्य किया जा रहा और इस दौरान तालाब में जमी जलकुंभी, मूर्तियों के अवशेष और कचरे को हटाने के लिए जेसीबी और हाइड्रा मशीनों के साथ बड़ी संख्या में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। नगर निगम द्वारा पहले चरण की सफाई दीपावली से पहले की जा रही है। वहीं छठ पर्व के पूर्व दूसरी बार तालाबों की पूर्ण सफाई और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। सफाई करवाई जा रही है, युद्ध स्तर पर सफाई करवाई जा रही है। ये छठ पूजा को लेकर के करवाई जा रही है। ये जो क्षेत्र है लोको टैंक पंपू तालाब के नाम से जाना जाता है, जो वार्ड संख्या 27 में है। यहाँ बहुत सारा जलकुंभी और बहुत सारा कूड़ा का मात्रा बहुत ज्यादा था, तो इसलिए बहुत सारा स्टाफ और मशीन, जेसीबी और हाइड्रा लगा करके इसमें भी सारा जलकुंभी, मूर्ति और अभी सफाई चल रही है, जो कि दिवाली के पहले ये एक राउंड का सफाई कंप्लीट कर लिया जाएगा। दिवाली के बाद उसके बाद फिर छठ के पहले में इसमें प्रॉपर रूप से एक बार और एक राउंड सफाई किया जाएगा, जिसमें चूना, ब्लीचिंग और एलम का इसमें छिड़काव भी किया जाएगा, ताकि जो छठ व्रती लोग आए तो ये शुद्ध और एकदम बहुत अच्छा स्वच्छ वातावरण इनको पूजा करने के लिए मिले। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में एक प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को सम्मानित कर उनके आत्मविश्वास को नई दिशा दी गई। इस विशेष अवसर पर उपायुक्त रवि आनंद ने छात्राओं को डायरी, पुस्तकें और पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद मोहन सोरेन, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम कुमार दास सहित कई लोग उपस्थित रहे। हमारे प्रखंड में हमारे डीसी सर ने हम लोगों को सम्मानित किया आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। इसके लिए हम लोगों से धन्यवाद कहना चाहते हैं। इससे पहले हम लोग कभी सम्मान नहीं मिला था।
महिला दिवस है। इस पर हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि डीसी सर ने हमारी बच्चियों को इस अवसर पर सम्मानित किया है। डीसी सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कभी भी कार्यक्रम नहीं होता है, इस बार पहली बार हम लोगों को यहाँ पे बच्चियों को बुलाया जाता। बालिका दिवस और उसके उपलक्ष्य में सभी हमारी बेटियां भी हैं और जो बालिकाएं हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी टीचर्स से, सभी पेरेंट्स से यही अनुरोध करूँगा कि बालक और बालिकाओं में कोई भेदभाव ना करें और दोनों को समान रूप से जो है अपॉर्चुनिटीज मिले और लड़के हुए लड़कियाँ सब अपनी उनके मुकाम पे पहुँचे और अपने जीवन को खुशहाल करें। साहिबगंज जिले में वन विभाग की टीम ने लकड़ी माफियाओं पर शिकंजा कसा है। आपको बताते चले कि बीते रात्रि चारण गंगा घाट के समीप विशेष अभियान चलाते हुए अवैध रूप से काटी गई 15 बोटा सीसम और सेमल की लकड़ी को जब्त किया गया। ये कार्रवाई वनरक्षी अंकित झा के नेतृत्व में की गई। वन विभाग की टीम ने जब्त लकड़ी की आधार जांच का दायरा को आगे बढ़ाया ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि लकड़ी की अवैध कटाई और परिवहन में कौन कौन लोग संलिप्त हैं। जांच के उपरांत संबंधित तस्करों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बताते चले कि वन विभाग के द्वारा अवैध लकड़ी तस्करी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। साहिबगंज जिले में लगातार जाली दस्तावेज से फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जाली दस्तावेज से फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में साहिबगंज पुलिस ने जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र में सोती चौकी पाकड़ों से 2 शख्स को गिरफ्तार किया। इसके अलावा गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस ने बैकडेट में बनाए गए 22 लोगों के फर्जी आधार, लैपटॉप और फिंगरप्रिंट लेने वाली मशीन बरामद की है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों युवकों से पूछताछ जारी है। फर्जी आधार कार्ड से जुड़ी एक कड़ी को जोड़कर मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। इसमें आधार कार्ड बनवाने को लेकर सूचना मिली थी। इसको लेकर के जिला परियोजना पदाधिकारी UIDAI संदीप कुमार और जिरवाबाड़ी पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त छापामारी किया गया, जिसमें मौके वारदात पर सेंटर से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, मोनू कुमार मदन शाही का और राजदेव उराम सकरी गली का। उस सेंटर का छानबीन करने पर आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाए जाने के कई साक्ष्य मिले हैं, जिसको विधिवत जब्त किया गया है। भारत सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के बोकारो के सेक्टर 1B स्थित HSCL कॉलोनी के एक 4 मंजिला बिल्डिंग के गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। इस बिल्डिंग में 16 क्वार्टर हैं और 16 परिवार रहता है। ये संयोग है कि बिल्डिंग के गिरने के दौरान तेज आवाज होते ही लोग घर से बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। बिल्डिंग के रखरखाव को लेकर अब सवाल उठा है और इस घटना के बाद इस बिल्डिंग में रहने वाले 16 परिवार बेघर हो गए हैं। उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और अब उन्हें पेड़ के नीचे अपना समय गुजारना पड़ रहा है। इस घटना की सूचना के बाद धनबाद के सांसद दुल्लू महतो भी मौके पर पहुंचे। इस घटना से प्रभावित परिवारों को राहत देने और उनके आश्रय की व्यवस्था करने के लिए प्रबंध और प्रशासन को कहा गया है। फिलहाल बेघर हुए लोग खुले मैदान में पेड़ के नीचे बैठकर गुजारा कर रहे हैं। HSL का है ये हम नहीं जानते, हम जानते हैं कि इंसान है ये लोग जो आज बहुत लंबे समय से, अभी हमारे एक चाचा बोल रहे थे कि DSL प्लांट को हमने अपने कंधे पर ईंट ढोकर बनाया। उस समय से इन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप समझिए बात को। उसके बाद कई बार पत्राचार हुआ, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि से भी मिला, उनसे भी बुलवाया गया, मगर DSL के द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लेने का परिणाम रहा कि आज क्वार्टर ध्वस्त हो गया। चलिए भगवान ऊपर वाला था कि कोई हताहत हादसा, बड़ी हादसा नहीं हुई, मगर क्वार्टर धंसा। अभी हमने जिला प्रशासन से बात किया, DC से, DC साहब बोले कि हम तुरंत भेजते, मगर क्या स्थिति है इस
जिला प्रशासन का देखिए कि एक पूछ के कोई अधिकारी तक नहीं आया, यहाँ इन लोग किसी तरह का कोई जानकारी लेने तक नहीं पहुंचा, जबकि हमसे 3 बार अभी यहाँ के उपायुक्त महोदय से बात हुआ। अभी बात कर रहे तो फोन रिसीव नहीं हो रहा। हो सके कोई कार्य में बिजी होंगे, हम चाहेंगे कि तुरंत तत्काल उसको इन लोगों को व्यवस्था करें। अभी हम लोगों ने नगर आयुक्त से बात की, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि मैं तुरंत टाउन हॉल खुलवाकर इन लोगों को व्यवस्था करवा रहे हैं। सर आज से 3 साल पहले हमने बताया था कि ऐसे हमारा क्वार्टर डैमेज हो चुका है, इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिशियन का भी कोई भी प्रॉब्लम होता है ये लोग नहीं आते हैं। ठीक है, इनको बताते बताते थक गए, कोई एक्शन नहीं हुआ हमारे ऊपर। मेरी मदर को पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज है, प्रॉपर मेडिकल का मेरे पास सर्टिफिकेट है। तमाड़ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 4 आरोपी फरार हैं। मिली जानकारी के अनुसार तमाड़ थाना क्षेत्र के मारधान मोड़ में एक युवती को उसका प्रेमी 30 सितंबर को मेला घुमाने के बहाने घर से बाहर ले गया था। युवती को मारधान मोड़ पर बुलाने के बाद अन्य युवक भी वहां पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इन युवकों ने पीड़िता और उसके प्रेमी को 2 मोटरसाइकिल से सुनसान इलाके की ओर ले जाकर, जहां पर 4 लड़कों ने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। 2025 के